Hi friends, welcome to our channel GK Project India. Now in this video, today I am going to discuss what is interchangeability in metrology. Interchangeability को हिंदी में विनिमयता बोलते हैं। अब विनिमयता को किस तरीके से हम परिभाषित करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो विनिमयता क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है कि जब दो मैटिंग पार्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि आपके नट और बोल्ट हो गए, शाफ्ट और बेयरिंग हो गई, या फिर व्हील एंड एक्सल हो गया, या फिर पिस्टन सिलेंडर हो गया, दो पार्ट जो असेंबली की जाती है जिनकी, वो ऐसे पार्ट्स को बोला जाता है मैटिंग पार्ट्स। जैसे कि नट बोल्ट जहाँ पर आप देख पा रहे होगे इस इमेज में, ये हमारा एक नट बोल्ट है और इसको क्या करना है हमें, दोनों हम डिफरेंट डिसेंबल और असेंबल इनको कर सकते हैं। तो ये मैटिंग पार्ट्स हो गए। तो इस तरीके के मैटिंग पार्ट्स के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज इट इज ए सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग द मैटिंग पार्ट्स। एंड बात करेंगे, अ सिंगल ऑपरेटर वाज confined with the number of units assemble it which will take a long period of time and it won't be economical। अब होता क्या है कि जब एक सिंगल ऑपरेटर इसे इकट्ठा करने के लिए कई इकाइयों के साथ सीमित किया गया था जो एक लंबी अवधि लेगा। अब मान लो आप सिंगल सिंगल करके यूनिट्स को असेंबल करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और सिंगल सिंगल यूनिट को अगर मैन्युफैक्चर किया जाए तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए टाइम को बचाने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए, इकोनॉमिक करने के लिए सिस्टम को हम क्या करते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं, बल्क प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्री में। अब वहाँ पर हम किस तरीके से इंटरचेंजेबिलिटी अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड टाइम मास प्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम वाज डेवलप। तो जो हमारी कॉस्ट और टाइम है इसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो मास प्रोडक्शन सिस्टम क्या किया गया, डेवलप किया गया। और मास प्रोडक्शन सिस्टम में ही हमने रिसर्च किया, पाया वहाँ पर कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इंटरचेंजेबिलिटी की। तो वहाँ पर एक नया कंसेप्ट जनरेट हुआ इंटरचेंजेबिलिटी, कि किस तरीके से पार्ट्स को जब असेंबल करते हैं तो उसके अंदर हमें किस तरीके से मेंटेन रखना चाहिए इंटरचेंजेबिलिटी को। तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या है, मैं अब सिंपल से लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको बिना किसी देरी के। कि जब हम मान लो हम एक लॉट में हमने डिस्कस किया, जैसे ये आप देख पा रहे होगे, हमने मास प्रोडक्शन किया नट बोल्ट्स का, हमने बल्क में बनाए बोल्ट्स। अब इनमें से मान लो हो सकता है कि इनके साइज में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाए। अगर मान लो साइज डिफरेंट डिफरेंट हो गया तो क्या है, प्रॉब्लम आ सकती है इनको असेंबल करने में। अब मान लो ये बोल्ट है, इसका ये जो नट बोल्ट देख रहे हो आप, ये वाला बोल्ट अगर खराब हो जाए इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, इस बोल्ट को चेंज करेंगे, दूसरा बोल्ट लाएंगे इसकी जगह पर। तो अगर हमने इस लॉट में से, इस पूरे लॉट में से कोई सा भी बोल्ट उठा के इसमें हम क्या करके देखें, असेंबल करके देखें, मैटिंग करा के देखें, अगर वो प्रॉपर तरीके से मैटिंग हो रहा है, दैट मीन्स ये जो पार्ट है आपका वो क्या है, इंटरचेंजेबल पार्ट है। इंटरचेंजेबल पार्ट मीन्स क्या हो गया, सिंपल सा, कि अगर हम इतने बड़े लॉट में से, ये जो आपका लॉट दिख रहा है इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके, इनमें से अगर सिंगल कोई भी नट बोल्ट उठा लिया जाए और उसको असेंबल किया जाए तो वो प्रॉपर तरीके से अगर असेंबल हो जाए तो मीन्स ये है कि ये इंटरचेंजेबल पार्ट्स हो गया हमारा। अब दूसरे इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है कि इनके अंदर करते क्या है, पहले क्या था, एक वर्ल्ड में ही हम लिमिट में रह जाते थे, लेकिन अब क्या है, प्रोडक्शन होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। मान लो हम फॉरेन से कुछ बोल्ट्स खरीद रहे हैं, फॉरेन से हम कोई पार्ट्स खरीद रहे हैं, पिस्टन खरीद रहे हैं फॉरेन से, और सिलेंडर हम खुद बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम काफ़ी सारे पार्ट्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब मान लो कोई हमने पार्ट बाहर से मंगाया फॉरेन कंट्री से, अब वो पार्ट अगर इसमें मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, जैसे कि मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं नट बोल्ट का, ये भी छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा, पिस्टन सिलेंडर ना लेके हम नट बोल्ट से समझेंगे। अब हमने नया बोल्ट लिया, कोई दूसरी शॉप से ले लिया, मान लो 300 है डिफरेंट डिफरेंट, हम सेम साइज का हमने बोला कि 2 इंच वाला जो बोल्ट है वो दे दीजिए आप। अगर आप इसमें कस के देखोगे, अगर वो तरीके से इसमें फिट नहीं हो रहा है, उसके अंदर कुछ फिट वाली प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वो पार्ट इंटरचेंजेबल नहीं है। तो इंटरचेंजेबल बनाने के लिए क्या किया है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने क्या किया, जिसको हम आईएसआई बोलते हैं, आईएसआई 9000 करके आपने कोड पढ़ा होगा स्टैंडर्डाइजेशन का। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या गया वर्ल्ड वाइड, कि अगर जो बोल्ट बनेंगे वो सिर्फ इन्हीं साइज के बनेंगे, कुछ साइज बना दिए गए प्रॉपर कि उन्हीं साइज के बोल्ट मिलेंगे। जैसे कि आप देखोगे मार्केट में आगे 2 इंच 1 इंच इस तरीके से क्या होता है, साइज अवेलेबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 इंच का बोल्ट मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से क्या है, कुछ स्टैंडर्ड बना दिए गए, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बोल्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं मार्केट में। तो वो क्या होता है कि वो आसानी से फिर हमें मिल जाते हैं। अब मान लो कहीं पर भी आपकी गाड़ी का बोल्ट खराब हो जाता है तो आसानी से कहीं भी मिल जाता है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। दैट मीन्स वो पार्ट हमने क्या है, इंटरचेंजेबल बनाया है। इसलिए हमें इंटरचेंजेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करेंगे, इन द प्रोडक्शन सिस्टम द कंपोनेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन वन और मोर बैचेस बाय डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डिफरेंट मशीन। अब होता क्या है कि हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, मान लो नट बोल्ट को प्रोडक्शन कर रहे हो आप मशीन पर, तो ऐसा तो है नहीं एक ही कंपनी में नट बोल्ट बन रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी हो सकती है, उसकी इंडस्ट्री हो सकती है जहाँ पर बोल्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द प्रोडक्शन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कंपनीज कंपोनेंट्स विल बी प्रोड्यूस इन वन और मोर बैचेस। अब एक और हो सकता है एक बैच में आप बना रहे हो 1000 पीसेस,
अब बनाना 1 लाख पीस तो हो सकता है, बहुत सारे बैचेज में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब प्रोडक्शन होता है तो ये जो सिस्टम रहता है इसको यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ता है, इंटरचेंजेबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो पार्ट्स हम बना रहे हैं ऐसा ना हो कि हमने बोल्ट बना दिया और वो क्या हो रहा है, असेंबल ही नहीं हो पा रहे, तो वो बोल्ट आपके वेस्ट हो जाएंगे इस तरीके से। अब दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पर, this system will be applied to interchangeability and then any one of the components will be selected at random to match with the other component which will also be selected at random। अब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी आपका जैसे मान लो लॉट है पूरा, इस लॉट में से आप कोई सा रैंडमली एक पार्ट उठा लीजिए और उस पार्ट को उठा के इसमें क्या करना है, हमें मैट करा के देखना है, असेंबल करा के देखना है। अगर वो प्रॉपर तरीके से असेंबल हो रहा है, फिट हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो पार्ट इंटरचेंजेबल है। तो ये इस तरीके से आपको समझाया गया है। तो एक तो डेफिनेशन ये हो जाती है, एंड दूसरा कंसेप्ट क्या है, व्हेन दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर सच पर्पसेज देन इट कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी। और इस तरीके के पर्पज के लिए अगर हम इसको यूज कर रहे हैं, इस मेथड को यूज कर रहे हैं, तो यही हमारा मेथड क्या कहलाता है, इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। व्हेन दिस सिस्टम, जो हमारा ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम यूज कर रहे हैं इन पर्पज को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, तो इस तरीके का सिस्टम हमारा कहलाता है इंटरचेंजेबिलिटी। दिस सिस्टम इंश्योर दैट द कॉस्ट विल बी रिड्यूस एंड द आउटपुट विल बी इंक्रीज। और इसमें होता क्या है कि इस सिस्टम की वजह से हमारा, इंटरचेंजेबिलिटी की वजह से हमारी जो कॉस्ट होती है वो हो जाती है कम, रिड्यूस हो जाती है, एंड आउटपुट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारा एक बेनिफिट है। मीन्स ये हमें क्या मिलेगा कि हमें फेलियर नहीं मिलेगा। अब मान लो अगर कोई कंपनी छोटी सी लोकल कंपनी है, जैसे गांव साइड का कोई रूरल एरिया का इंजीनियर नहीं है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है, वैसे ही मीन्स कह सकते हैं इलिटरेट पर्सन अगर बोल्ट को क्या करे, मैन्युफैक्चर करे, तो वो किसी भी साइज का बना देगा और वहां पर इंटरचेंजेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो होगा क्या कि जहां पर हमें बोल्ट चाहिए था, अगर हम असेंबल करा के देखेंगे तो वो क्या होगा, असेंबल नहीं होगा। तो हमारे जो बैच थे, लॉट थे, पूरे के पूरे लॉट क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक डिजाइन इंजीनियर को और एक क्वालिटी इंजीनियर को। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। एज ए डिजाइन इंजीनियर पहले ही इंटरचेंजेबिलिटी दे देता है कि कितना टॉलरेंस देनी है, कितनी हमें लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस को रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो क्वालिटी इंजीनियर और डिजाइन इंजीनियर दोनों का ही रोल होता है। और आप जब आप देखोगे कि डिजाइन एक सब्जेक्ट है, बीटेक और डिप्लोमा दोनों में है डिजाइन सब्जेक्ट में, उसमें भी आप पढ़ोगे इंटरचेंजेबिलिटी को। और साथ में आप देखोगे कि हमने मेट्रोलॉजी में भी पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी में भी काम आता है। जब आप इंडस्ट्री में जॉब करने जाओगे तो वहाँ पर इंटरचेंजेबिलिटी को ध्यान में रखते ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं किसी भी मशीन पर। एंड द लास्ट क्या है हमारा, इन दिस सिस्टम स्पेशली इन द इंटरचेंजेबल सिस्टम द सिस्टम डज सम पोर्शन ऑफ द वर्क सो दैट द वर्कलोड विल बी डिक्रीज फॉर यूटिलाइजेशन पर्पज। अब होता है क्या, इस सिस्टम को हम जो यूज़ करते हैं स्पेशली, तो जो हमारा सिस्टम होता है वहाँ पर जो वर्क होता है वो हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, जिसमें हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती हैं। देन द पर्सन कैन इजीली स्पेशलाइज दैट द वर्क। और जो कोई भी पर्सन जो होता है वो बहुत आसानी से अपना वर्क को कर सकता है। देन दैट पर्सन कैन यूज द मैटिंग पार्ट्स टू फिट द कंपोनेंट्स बाय ट्रायल एंड एरर मेथड एंड द असेंबली टाइम इज रिड्यूस कम्प्लीटली एंड कंसिडरेबली। अब होता क्या है इसमें कि जो वही एरर्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो टेस्टिंग करके इन मैटिंग पार्ट्स के बीच में से पता कर लिया जाता है, और इससे हमें असेंबली का जो टाइम होता है उसको काफ़ी बचा लिया जाता है और असेंबली आसानी से हो जाती है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, बहुत बड़ा सा एग्जांपल, जिससे कि हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा ये मान लो गन है, डीआरडीओ जो होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में हमारा, डीआरडीओ, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। अब डीआरडीओ में क्या होता है कि जो हमारी जितनी भी डिफेंस के आइटम्स रहते हैं, लाइक गन हो गया, आर्टलरीज हो गई जिसको हम तोप बोलते हैं, बंदूक हो गई, ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं आर्मी के लिए डीआरडीओ में। तो वहाँ पर अगर आपने कोई गन मैन्युफैक्चर कर दी, एक बार हमने ये गन बना दी और इसको हमने ये सारे के सारे पार्ट्स हमने असेंबल कर दिए। अब मान लीजिए इसको यूज़ करने के बाद जब इसके अंदर कोई पार्ट में प्रॉब्लम आ गई, मान लो ये वाला जो बोल्ट है इसका ख़राब हो गया, तो जब मेंटेनेंस करेंगे तो इस तरीके का हमें नया बोल्ट इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा। तो नए बोल्ट को लाने के लिए हमें क्या करना है कि हम जाएंगे और नया बोल्ट लेके आएंगे सेम साइज़ का। अगर वो इसके अंदर असेंबल नहीं हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारी जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो नहीं हुई। तो क्या होता है डीआरडीओ में भी और किसी भी इंस्टीट्यूशन में आजकल तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है केयरली करके कि कोई भी हम पार्ट मैन्युफैक्चर करें तो वो हमारा इंटरचेंजेबल हो, वो आसानी से किसी भी पार्ट में मैन्युफैक्चर हो जाए, असेंबल हो जाए। अब जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, जैसे ये आप देख पा रहे हो क्लच दिया हुआ है, क्लच दिया हुआ है। अब इस क्लच में मान लो ये मारुति कंपनी का क्लच है और क्लच का हमें कोड दे रखा है, इनकी साइज़ होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, उन साइज़ के क्लच मिलते हैं।
तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लचेस पाए जाते हैं। अब इन क्लच का मान लो कभी तो कभी क्लच खराब होनी है, लेकिन फ्यूचर में हम क्लच के अंदर कोई हमें पार्ट चेंज करना है तो हमें क्या होता है, आसानी से मार्केट में जाते हैं और सेम साइज़ का सेम नंबर का हम स्टैंडर्ड का कोई भी पार्ट ला के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है। अब एक और बड़ा एग्जांपल लेंगे जिससे कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए आपके। मान लीजिए कि आपकी ऑडी कंपनी की कोई मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा आपको रूरल एरिया में नहीं मिलेगी। अब मान लो मर्सिडीज किसी रूरल एरिया में, तो अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाए, कोई ख़राब हो जाए, तो क्या होगा, उसका पार्ट्स हमें आसानी से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो पार्ट इंटरचेंजेबल नहीं है, दैट मीन्स सभी जगहों पर वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हमें ऐसा पार्ट मैन्युफैक्चर करना है कि वो कहीं पर आसानी से, कहीं भी किसी भी प्लेस पर आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ईजीनेस बनाना है हमें, सारे सिस्टम को हमें ईजी करना है। तो सिस्टम जो ईजी होता है हमारा, अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी। तो एडवांटेज क्या होते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी से फायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ। तो इसकी जो लाभ है इंटरचेंजेबिलिटी के, मैंने बता के, देयर इज अ लार्जर नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल पार्ट्स एज ओरिजिनल टॉलरेंस आर ग्रेटर। और इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो पार्ट्स होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट तक, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस के साथ। तो मीन्स क्या है, हमारे जो पार्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, जो भी पार्ट्स बने हैं वो यूज हो जाएंगे सारे के सारे, मीन्स इकोनॉमिक रहेगा हमारा प्रोडक्शन। दिस इन टर्न्स अलाउ द मैन्युफैक्चर ऑफ चीपर पार्ट्स एज लेस विल बी कंसाइंड टू द वेस्ट बिन। अब जो हमारा वेस्ट बिन है, आप देख पा रहे हो इसमें, जो हमारा वेस्ट बिन होगा, अब वो वेस्ट बिन नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप मटेरियल ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हो कि उसके अंदर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर हमारा वेस्ट बिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा जो लेस जो होगा, हमारा चीपर जो पार्ट होगा ना, वो अवेलेबल, मीन्स ये है कि कम पैसे में अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, इकोनॉमिक हो जाएगा सिस्टम। Selectively assembly assure better and more accurate assembly of parts ensuring closer tolerance between the matching parts। अब जो हम टॉलरेंस देते हैं, बहुत क्लोज टॉलरेंस के साथ हमारी जो असेंबली होती है वो सक्सेस हो जाती है, बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाती है, बहुत अच्छी प्रॉपर तरीके से हमें असेंबली मिल जाती है। राइज द क्वालिटी एंड द लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय द अवॉइडिंग टाइट टॉलरेंस। अब जो हमारा राइज क्या करता है कि जो हमारी टॉलरेंस होती है, टाइट टॉलरेंस क्या करेगा कि तुम्हारे जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट को कम करेगा और क्वालिटी को क्या कर देगा, राइज कर देगा। क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की कम हो जाएगी। रिड्यूस द रिजेक्शन रेट, स्क्रैप रेट, जो हमारे रिजेक्शन होते थे, अब मान लो आपने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और हमें 2 सेंटीमीटर डायमीटर का क्या बनाना था, बोल्ट बनाना था, अब हमने बना दिया वो 2.1 सेंटीमीटर का, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो इंटरचेंजेबल नहीं होगा, क्योंकि वो मैट ही नहीं होगा, असेंबल ही नहीं होगा। तो उस तरीके के पार्ट क्या हो जाते हैं, स्क्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका पार्ट इंटरचेंजेबल है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, आपका स्क्रैप नहीं बनेगा, रिजेक्शन नहीं होगा, वेस्टेज नहीं बनेगा। तो रिड्यूस द रिजेक्शन रेट, स्क्रैप रेट। तो ये थे आपके कुछ एडवांटेज इंटरचेंजेबिलिटी के। अभी भी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको जीके प्रोजेक्ट इंडिया के नाम से आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आके आप कमेंट कर सकते हो। किसी प्रकार के कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो आप नोट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जीके प्रोजेक्ट इंडिया नाम है हमारे इंस्टाग्राम पेज का, और वहाँ पे हम मोटिवेशनल कोर्स वगैरह और नॉलेजेबल कोर्स डालते रहते हैं। जीके फैक्ट टाइप का वीडियोस भी आती रहती हैं वहाँ पर, शॉर्ट वीडियोस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड subscribe this channel and share this video, and don't forget to press the bell icon।